मेरा नाम आशीष है। बचपन से लेकर अब तक मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्यार दिया, अच्छे संस्कार दिए, गलत काम करने से हमेशा दूर रखा, पढ़ाया लिखाया, बड़ों की इज्जत करना सिखाया। यहाँ तक कि मुझ में हर वो गुण मौजूद था जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए। मोहल्ले के सब लोग मेरी तारीफ किया करते थे। मेरे माता पिता से कहते थे कि आपका बेटा बहुत शरीफ है, आपने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से की है, भगवान आपके जैसा बेटा सबको दे। मेरी तारीफ पर मेरे माता पिता बहुत खुश हुआ करते थे, हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया करते थे कि ऊपर वाला तुम्हें ईमानदारी और भलाई के रास्ते पर चलाए। तो मुझे भी अच्छा लगता था कि लोग मेरी तारीफ करते हैं। अपने मोहल्ले से भी गुजरना था तो कभी किसी लड़की को मैंने नज़र उठाकर नहीं देखा था। कॉलेज में पढ़ता तो कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की थी। कॉलेज में भी मेरे सिर्फ एक दो लड़के ही दोस्त थे जो कि खुद भी पढ़ाई में बहुत अच्छे और मेहनती थे, स्वभाव के भी बहुत अच्छे थे। वो समय भी बहुत अच्छा था। माता पिता जिंदा थे और हमारी हर ख्वाहिश को पूरी किया करते थे। मेरी सिर्फ एक बहन थी। मेरी बहन जब तक पढ़ाई करती थी तब तक घर से बाहर निकलती थी, लेकिन जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसे घर में रहना ही अच्छा लगने लगा। माँ ने उसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और यहाँ तक कि अच्छे संस्कार दिया और घरदारी भी सिखाई। मेरी बहन जवान हुई तो उसके लिए अच्छा सा रिश्ता आया, उसकी शादी कर दी गई। वो शादी के बाद दुबई चली गई थी क्योंकि उसके पति की नौकरी वहीं पर थी। बहन की शादी के बाद घर सूना सूना सा हो गया था। मम्मी पापा मेरी बहन से बहुत प्यार किया करते थे। उसके जाने का सदमा उनके दिल पर जाकर लगा था। इसीलिए बहन की शादी के बाद मम्मी तो अक्सर बीमार रहने लगी थी और पापा के शरीर में भी हमेशा कमज़ोर ही रहने लगी थी। मेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी थी क्योंकि मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा था। मैं अपनी बहन से उम्र में छोटा था। मेरी बहन बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। अपनी ससुराल में भी वो अच्छे से अरज़े नष्ट कर रही थी। मेरे माता पिता इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी पढ़ाई पूरी हो और मेरी नौकरी लगे। उन्हें मेरी शादी करने की बहुत जल्दी हो रही थी, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मम्मी मुझसे अक्सर पूछा करती थी कि बेटा तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो कोई गलत कदम मत उठाना, हम तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ ही करवा देंगे, इज्जत से हमें बताना ज़रूर। मगर मैं तो कभी किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता था। कुछ समय के बाद मेरी नौकरी एक मॉल में लग गई थी जहाँ पर मुझे मैनेजर बना दिया गया था। यहाँ पर मेरी सैलरी भी अच्छी थी और मेरी नौकरी लगने से मम्मी पापा भी खुश हो गए थे। अब उनको जल्दी थी कि बस जल्द से जल्द मेरी शादी कर दें, इसीलिए उन्होंने लड़की तलाश करनी शुरू कर दी थी। काफ़ी समय के बाद ही सही, मेरी मम्मी को एक लड़की पसंद आ गई थी। उससे मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। उसका नाम नीलिमा था। नीलिमा बहुत सुंदर थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। सब लोग कहते थे कि नीलिमा बहुत समझदार है। मम्मी ने कहा था कि तुम्हें नीलिमा कैसी लगी, तो मैंने बोल दिया था कि आप लोग तो जानते हैं कि आपका बेटा हमेशा से ही आपका कहना मानता आया है। अगर आपको लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मेरी बहन को भी फ़ोटो भेज दी गई थी, उसे भी लड़की पसंद आ गई थी। 6 महीने बाद की मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। बहन को भी दुबई से बुला लिया गया था। शादी संपन्न हुई तो बहन अपने ससुराल वापस चली गई और मेरी अपनी पत्नी के साथ शादीशुदा जिंदगी शुरू हो गई थी। मैं नीलिमा के साथ खुश था। मैंने उसे शादी की पहली रात ही बता दिया था कि मेरे लिए और मेरे माता पिता के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी इज्जत है। हम कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारी इज्जत पर दाग लगे, इसलिए तुम्हें भी समझाइए देता हूँ कि कभी मेरा सर नीचा मत होने देना। उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं देगी। नीलिमा एक अच्छी पत्नी साबित हुई थी। मेरी मम्मी, जिनकी बीमारी अब बढ़ती जा रही थी, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। अब वो दिन ब दिन बीमार रहने लगी थी। मम्मी का ट्रीटमेंट तो काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन उनको दवाई लगती ही नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उनका बीपी शूट कर गया और वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। मम्मी के जाने के बाद घर बहुत सूना सूना हो गया था। मम्मी जो घर के सारे काम किया करती थीं, अभी तक उन्होंने मेरी पत्नी को भी कोई काम नहीं करने दिया था। उन्होंने कभी मेरी पत्नी को बहू नहीं बल्कि हमेशा अपनी बेटी समझा था। पापा भी अब बीमार रहने लगे थे और सारा दिन घर में रहा करते थे। पहले मेरे पापा अपने क्रॉकरी स्टोर पर जाया करते थे, लेकिन जब से मम्मी की मृत्यु हुई थी तब से क्रॉकरी स्टोर पर सामान भी नहीं आ रहा था और पापा को भी वहाँ जाना बच्चा नहीं लगता था।
मैंने उनसे मना कर दिया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप घर में रहकर आराम किया करो। नीलिमा उनकी खूब सेवा किया करती थी। मेरी और नीलिमा की शादी को 6 महीने गुजर गए थे। एक दिन रात का समय था जब मैं और नीलिमा पापा के कमरे से उठकर अपने कमरे में आए थे। हम दोनों ज़्यादातर पापा का ख्याल रखने के लिए और उनका ध्यान बांटने के लिए उनसे काफ़ी देर तक बातें किया करते थे ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो। उस रात भी हम दोनों काफ़ी देर पापा के साथ हंसी मजाक करके वापस आए थे। पापा अपनी तबीयत कुछ ठीक से बता नहीं रहे थे। उनका कहना था कि मेरा दिल कुछ घबरा रहा है। मैंने कहा भी था कि पापा मैं आपके पास सो जाता हूँ, मगर पापा ने इनकार कर दिया। कहने लगे कि नहीं बेटा, तुम बहू को अकेला छोड़ना चाहते हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चले जाओ और आराम से जाकर सो। तुम्हें सुबह जॉब पर भी जाना होता है। मैं कमरे में आ गया था। काफ़ी देर तक मैंने नीलिमा के साथ बातचीत की। उसके बाद नीलिमा करवट बदलकर सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी समय हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। मेरी आंख लगी ही थी। अभी 5 मिनट गुजरे थे जब अचानक एक के झटके से मेरी आंख खुल गई। मैंने नीलिमा को नहीं जगाया, मैं खुद ही पापा को देखने के लिए चला गया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो पापा बेफिक्री की नींद सो रहे थे। दूर से ही पापा को देखकर दिल में तसल्ली आ गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी थी। इस बेचैनी की क्या वजह थी ये मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सो गया। खुद को तसल्ली दी कि पापा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब सुबह के समय नीलिमा मुझे नाश्ता देने के बाद पापा को उनके कमरे में चाय देने के लिए गई तो उसके अचानक चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि शायद नीलिमा गिर गई है या फिर उसको कोई चोट लगी है। मैं दौड़कर कमरे से बाहर निकला तो देखा कि वो पापा के कमरे में है। वो रोते हुए मेरे गले से लिपट गई और कहने लगी कि देखो ना, आशीष पापा कोई हरकत नहीं कर रहे। मैंने जैसे ही पापा को जगाने की कोशिश की तो पापा का शरीर पत्थर बन चुका था। मैंने फौरन डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आकर पापा को चेक किया तो बताया कि उनकी सांसें रुक चुकी हैं और अब ये जिंदा नहीं है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे और नीलिमा की एक जोरदार चीख निकली थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। पापा की अचानक मौत ने हमारे दिल को दहलाकर रख दिया था। एक ही साल के अंदर 6 महीने के आगे पीछे मम्मी और पापा दोनों ही चल बसे थे। जहाँ घर में 4 लोग रहा करते थे, अब सिर्फ हम 2 ही बचे थे। जब मम्मी पापा रहते थे तो घर में बड़ी रौनक लगी रहती थी। जब मैं काम से वापस आता तो नीलिमा कहती कि मुझे अकेले में डर लगता है। मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मेरी पत्नी अपने सास ससुर से इसलिए भी अटैच थी क्योंकि न तो उसने उनकी सेवा करने में कभी कोई कमी छोड़ी थी और ना ही मेरे मम्मी पापा ने कभी अपनी बहू के साथ कोई गलत बर्ताव किया था। हमारा घर मोहब्बत की बुनियाद पर टिका हुआ था। अब एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए सिर्फ हम ही बचे थे। मम्मी पापा की मौत का सपना और घर का सूनापन दोनों को परेशान कर रहा था। एक दिन हमें खबर मिली कि नीलिमा प्रेग्नेंट है। इस खबर ने मेरे दिल में छुपे सारे सदमे को निकाल दिया था। अब मेरा मकसद मेरी पत्नी का ख्याल रखना था। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और डॉक्टर ने कहा था कि मुझे नीलिमा का बहुत ख्याल रखना है। मुझसे जितना हो सका था मैंने अपनी पत्नी के लिए किया। हर तरह से अपनी पत्नी का ख्याल रखा, मगर प्रेगनेंसी के दौरान मेरी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो जाया करती थी, जिसमें रेगुलर उसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी था। अब मैं घर में अकेला ही था। जो अपनी पत्नी का ख्याल रखता उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता। मम्मी अगर जिंदा होती तो ये सारे काम वो करती, मगर अब मैं अकेला रह गया था। नीलिमा का ख्याल रखना, उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना, ये सब अब मेरी जिम्मेदारी बन गया था, जिसकी वजह से मैं ठीक से अपनी नौकरी नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे नीलिमा की प्रेगनेंसी का टाइम तो गुजर गया था। उसने सही सलामत और एक हेल्दी बेटे को जन्म दिया था। बेटे के आ जाने से घर में रौनक आ गई थी। हम उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी नौकरी खतरे में पड़ती जा रही थी। मॉल के मालिक का बिहेवियर मेरे साथ कुछ ठीक नहीं था। नीलिमा की वजह से मैं सुबह देर से घर से निकलता था। मुझे लेट हो जाया करता था, इसलिए एक दिन उन्होंने मुझे नौकरी से फ्री कर दिया और कहा कि अब आपकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। घर में
जो बचा कुचा था उसे गुजारा होता रहा। मेरी पत्नी भी धीरे धीरे रिकवर हो गई थी, घर के काम करने लगी थी, लेकिन मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उस दिन भी मुझे काफ़ी समय हो गया था, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। सुबह के 10 बज रहे थे और मैं मार्केट के पास खड़ा अपना सीवी हाथ में लेकर फिरता रहा। मेरी पत्नी लगातार मुझे फ़ोन कर रही थी, अभी तक नौकरी मिली या नहीं। अब मैं उसे क्या बताता कि हालात कितने ख़राब हो गए थे। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई थी। अब घर में कोई ज़रूरी सामान भी नहीं बचा था। कूलर और फ्रिज मैंने पिछले महीने बेच दी थी ताकि घर में खाने पीने का बंदोबस्त हो सके। अब भी सर्दियों का मौसम था, इसलिए फ्रिज और कूलर की ज़्यादा कमी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी अर्ज़ें नष्ट कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरे हालात बद से भी बदतर होते चले जाएंगे। इधर बेटा अंश अभी छोटा था और दूसरी तरफ घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। मेरी नौकरी को गए हुए 4 महीने गुजर गए थे और इन 4 महीनों में मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय देखने को मिल गया था। नौकरी ढूंढते हुए भी मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। मुझे लगता था कि मुझे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन शहर में घूमकर पता चल रहा था कि नौकरी की ज़रूरत सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को है। उस दिन भी मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था जब मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया कि आशीष, अंश को कल रात से बुखार है, कुछ भी नहीं खा रहा, घर में दूध भी नहीं है और मैं अपना दूध भी नहीं दे पा रही। देखो, कुछ भी कर लो मगर आते हुए दूध का डब्बा ज़रूर लेते आना। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उसने खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया। आखिर उसे क्या कहता कि बेटे के दूध के लिए भी मैं इंतज़ाम नहीं कर सकता। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कितना लाचार पिता बन गया हूँ। मैंने और नीलिमा ने भी कई दिनों से पेट भर के खाना नहीं खाया था, लेकिन अब तो बात बेटे की भूख तक पहुँच गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैं वहीं आसपास टहलता रहा जब फिर से मेरी पत्नी की कॉल आई और वो रोने लगी और कहने लगी कि आप अभी तक घर नहीं आए, जल्दी से घर आ जाइए। बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, तो मैं रिक्शा करके फ़ौरन घर के लिए रवाना हो गया। जब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि बेटा बुखार से जल रहा है। मैं उसे लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुँचा तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का ठीक से पेट नहीं भर पा रहा। बच्चे का ख्याल रखिए और इसको दवाइयों की भी ज़रूरत है, मगर उसकी दवाइयाँ करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा था कि हम इसे एडमिट करना चाहते हैं। इस समय तो मैं बहुत परेशान चल रहा था। बेटे की हालत ख़राब थी, इसलिए मजबूरन उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया और डॉक्टर से कहा कि मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करके लाता हूँ। इतने आप मेरे बेटे का इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर मेरे जानने वाले थे, इसलिए बेटे का इलाज शुरू कर दिया। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया, सोचा कि उससे 5,000 रुपये उधार ले लेता हूँ। मैं उसके घर गया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला था। मैंने जब अपने दोस्त मानव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो घर पर नहीं है, थोड़ी देर में वापस आएंगे, लेकिन मैं उसके यहाँ 1 घंटे तक रुका रहा। वो घर पर नहीं आया तो मैं वहाँ से निकलकर किसी और दूसरे रास्ते पर जाने लगा कि कोई और मेरी मदद कर दे। मैं पैदल ही चलकर अपने दूसरे दोस्त के घर जा रहा था जब अचानक बाजार में शोर मचने लगा। चोर चोर एक आदमी भागता हुआ जा रहा था और सारी पब्लिक उसे देख रही थी। उसके पीछे भी कुछ लोग थे जो भाग रहे थे उसे पकड़ने के लिए। शायद वो किसी का पर्स चोरी करके भागा था। थोड़ी दूरी पर जाकर लोगों ने उसे पकड़ लिया था। मुझे नहीं पता फिर उसके साथ क्या हुआ। मैं तो अपनी परेशानी में लगा हुआ था। जब मैं अपने दूसरे दोस्त के घर गया तो वहां से भी मुझे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। फिर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करूं, डॉक्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया। हालांकि ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए था, मगर मजबूर या इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। मुझे लगा कि क्या मुझे भी चोरी करनी चाहिए। पहले तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं नहीं, मेरे माता पिता ने कभी मुझे ऐसे गलत काम नहीं सिखाए। लेकिन आज जो बुरा वक्त मुझ पर गुजर रहा था उसमें ना तो मुझे नौकरी मिल रही थी, ना कोई मेरी सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी अब कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिसमें मेरे बेटे का इलाज हो सके। मैं जहां बैठा हुआ था उसके सामने ही एक जनरल स्टोर पर एक आदमी खड़ा हुआ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। उसके पैंट की जेब में मोबाइल था जो कि आधा जेब से बाहर था
और आधा जेब के अंदर। मेरे दिमाग में आया कि मुझे इस आदमी का मोबाइल चोरी कर लेना चाहिए। हालांकि गलत काम था। मैं जानता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे बेटे का इलाज भी नहीं हो सकेगा और मैं डॉक्टर की नज़रों में भी गिर जाऊंगा। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और आगे बढ़ गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, शरीर लड़खड़ा रहा था। कहने को तो मेरे हाथ में मेरा अपना मोबाइल भी था। मैं चाहता तो उसे बेच सकता था, लेकिन मैं अब तक अपने घर का काफ़ी ज़रूरी सामान बेच चुका था। अब मेरे अंदर कुछ भी बेचने की हिम्मत नहीं थी। मैं धीमे धीमे चलता हुआ उस आदमी के बराबर में जाकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा, अपना सर घुमाने लगा। वो आदमी कोल्ड ड्रिंक पीने में बहुत बिजी था। मैं उसके बराबर में गया और धीमे से उसके जेब से मैंने मोबाइल निकाल लिया। उसे पता ही नहीं चला कि मैं उसका मोबाइल निकाल चुका हूँ। फौरन मैंने उस मोबाइल को अपनी जेब में डाल लिया और जल्द से जल्द वहाँ से फरार हो गया। मैं इस काम में कामयाब हो गया था। मैंने थोड़ी दूरी पर आकर के सिम कार्ड निकाल दिया और उसको डस्टबिन में फेंक दिया और जल्दी से एक पुरानी मोबाइल की दुकान पर चला गया। मोबाइल महंगी कीमत का था, इसलिए मुझे उसके अच्छे पैसे मिल गए। मैंने उसको 20,000 में बेच दिया। ये दुकानदार ज़्यादातर चोरी के मोबाइल खरीदा करता था। मैं इसको अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मेरा काम बन गया और मैं जल्दी से पैसे लेकर अस्पताल पहुंचा। मैंने अपने बेटे के लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदी और अस्पताल की भी सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। मेरी पत्नी मुझे हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी कि मैं पैसे कहाँ से लेकर आया। उसने मुझसे पूछा भी तो मैंने कहा कि अपने एक दोस्त से मदद ली है। उसने नौकरी का पूछा तो मैंने उसे बताया कि अभी तक कहीं नौकरी नहीं लगी। मेरी पत्नी कहने लगी कि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, आप जल्द से जल्द नौकरी तलाश कीजिए। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और खामोश रहा। मैंने बाजार से अपनी बेटी के लिए डब्बे वाला दूध भी खरीद लिया था। जब उसको दूध पीते हुए देखा तो दिल को एक तसल्ली सी मिली थी। मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि मैंने चोरी जैसा पाप क्यों कर लिया। 3 दिन के बाद मेरे बेटे को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अभी भी मेरी नौकरी की तलाश जारी थी। आसपास की औरतों को पता चला कि हमारा बेटा अस्पताल में रहकर आया है तो लोग उसे देखने के लिए आने लगे। मैं घर में ही मौजूद था जब पड़ोस की एक औरत ने बताया कि आजकल हमारे पिछले मोहल्ले में शर्मा जी रहने के लिए आए हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अमीर हैं। उनकी पत्नी भी बहुत सारा सोना पहनती है। ये सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने सोचा कि जिस तरह मैं मोबाइल चोरी करने में कामयाब रहा, क्यों ना उसी तरह घरों में भी चोरी करना शुरू कर दूं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था ये सब मैंने अपनी पत्नी से शेयर नहीं किया था। बस अब मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था। मेरी पत्नी और बेटा जब रात को गहरी नींद में सो गए तो मैं उठा। मैंने चोरी करने की सारी तैयारी कर ली थी। कुछ मूवीज़ की चोरी वाली वीडियो देखकर चोरी करने के थोड़े बहुत तरीके सीख लिए थे। उसके बाद मैं खामोशी से घर से निकल गया। मैंने अपना हुलिया भी बदल लिया था। अपने चेहरे पर कालिख लगा ली थी ताकि कोई मेरा चेहरा पहचान ना सके। मैं घर से निकल गया और मुझे किसके घर में चोरी करनी थी ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता था। वही शर्मा जी जिसका मोहल्ले की औरत जिक्र कर रही थी। ये शर्मा जी हमारे मोहल्ले में 2 हफ्ते पहले नए नए रहने के लिए आए थे। तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। बाहर से ही मैंने उनका घर देखा था। मुझे डर तो लग रहा था कि मैं किस तरह उनके घर में दाखिल हो सकूंगा, लेकिन मैंने मोबाइल के ज़रिए सारे तरीके सीख लिए थे। मैं सबसे पहले पाइप के थ्रू चढ़ा। मुझे वहाँ खिड़की खुली हुई नज़र आ रही थी। उस पर चढ़ने लगा। मेरा वज़न ज़्यादा नहीं था, मैं पतले शरीर का इंसान था, इसलिए थोड़ी ही मेहनत करने पर मैं पाइप से ऊपर चढ़कर खिड़की तक पहुंच गया था, जिसकी खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। मैं उसे पूरा खोलकर सावधानी के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही मेरी नज़र बेड पर गई, वहां पर 2 पति पत्नी सोए हुए थे। शायद ही शर्मा जी के बहू बेटे थे। सबसे पहले मैंने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म लगाया और उन दोनों के मुंह पर रुमाल रख दिए ताकि वो दोनों गहरी नींद में सोते रहे और मैं आराम से बिना डिस्टर्ब किए हुए उनके कमरे की अलमारी से जो भी हाथ लगे उसे चुरा सकूं। सबसे पहले तो मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे वॉलेट पर गई। मैंने जल्दी से वॉलेट खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। मैंने पूरा वॉलेट खाली कर दिया और सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए। मैं एक छोटा सा बैग भी लेकर गया था। उसी कमरे में एक बड़ी सी अलमारी खड़ी हुई थी। यकीनन इस अलमारी में भी काफ़ी कुछ होगा,
इसीलिए मैंने कमरे में चोरों के स्टाइल से कमरे की अलमारी का ताला तोड़ने की कोशिश की तो मुझे इसमें भी सफलता हासिल हुई और अलमारी का ताला खुल गया था। मैंने धीमी आवाज से अलमारी खोली, फिर एक ताला तिजोरी में लगा हुआ था, उस तिजोरी के ताले को भी खोल लिया। तिजोरी खोलते ही उसके अंदर कुछ जेवरात रखे हुए थे और पैसे भी थे। मैंने जल्दी से पूरी तिजोरी को खाली कर लिया और उसका सारा सामान अपने बैग में भरकर जल्द से जल्द वहां से निकला ताकि कोई मुझे पकड़ ना ले। बड़ी सफाई के साथ मैं इस चोरी को करने में कामयाब रहा था। उस समय आंधी रात का समय था, इसलिए हर कोई अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था। जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मुझे बहुत सुकून मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल परेशान भी हो रहा था। घर में मौजूद जब माता पिता की तस्वीर देखी तो आंखों में आंसू आ गए। शर्मिंदगी महसूस होने लगी, मगर फिर मैं उनकी तस्वीर से बातें करने लगा कि आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा कि आपका बेटा कितना मजबूर है। ये सब करने पर मैं मजबूर हो गया। क्या करूं? घर में कोई भी फैसिलिटी की चीज़ नहीं रही। घर का सारा ज़रूरी सामान बेच चुका हूं। नौकरी भी तलाश करने की बहुत कोशिश कर ली, मगर नौकरी भी नहीं मिल रही। अब मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और फिर मैं अपने कमरे में आ गया और मैंने वहाँ सारा चोरी का सामान बेड के नीचे छुपा दिया ताकि मेरी पत्नी न देख ले। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और वो बैग लेकर फौरन घर से निकलने लगा ताकि जितने भी जेवर हैं उनको बेच सकूं। तभी मुझे मेरी पत्नी ने रोक लिया और कहने लगी, कितने सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि बस एक ज़रूरी काम है। तो वो कहने लगी कि देखो, आपने जो मुझे पैसे दिए थे वो ख़त्म हो गए, घर में राशन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, दोपहर के खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं अपनी पत्नी के करीब गया और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहने लगा कि नीलिमा, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस ये समझ लो कि आज हमारी परेशानियों का आखिरी समय है। अब सिर्फ हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आज आपके बात करने का अंदाज कुछ अलग नहीं है। क्या हो गया है आपको? आपकी नौकरी लग गई है क्या? मैंने कहा कि हाँ, नौकरी नहीं, ये समझ लो कि लॉटरी लग गई है। इतना कहकर मैं पीछे की तरफ पलटा तो उसने कहा, और ये बैग में क्या है? मैं घबरा गया। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस किसी का ज़रूरी सामान है, उसे देने जा रहा हूँ। उसने फिर मुझे जाते हुए नहीं रोका और जल्द से जल्द मैंने सारे सोने के जेवर बेच दिए। उनसे जो पैसे आए, घर में राशन भरवाया, अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदे। 4 महीने से लाइट का बिल जमा नहीं हुआ था। लाइट का बिल जमा किया, सिलेंडर का बिल जमा किया और बेटे की ज़रूरत का सामान लेकर आया। मेरी पत्नी को कपड़े धोने में बहुत परेशानी हो रही थी। सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी और फ्रिज। एक ही दिन में मैंने इतने सारे काम कर लिए थे, फिर भी काफ़ी सारे पैसे बच गए। उधर मोहल्ले में हड़कंप मच गया था कि शर्मा जी के घर में चोरी हुई है। मेरे दिल में घबराहट होने लगी, लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मुझे किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने उनके बहू बेटे को अच्छी तरह से बेहोश कर दिया था और अपने चेहरे पर काला कलर लगाकर गया था ताकि मेरा चेहरा कोई ना पहचान सके। मेरी पत्नी भी हैरान थी कि अचानक मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। फिर मैंने उसे समझाने के लिए उससे कह दिया कि मैं अपने मोबाइल में एक ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ जिसमें मुझे काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। मेरी पत्नी खुश हो गई और कहने लगी कि चलो, अच्छा है, आपको नौकरी नहीं मिल सकी तो ऊपर वाले ने इस तरह से आपकी मदद कर दी। बस मैं तो चाहती हूँ कि हमारा घर इसी तरह से भरा पूरा रहे। नीलिमा का खुशी भरा चेहरा देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया था। एक दिन मेरी गोद में बेटा था और मेरे कंधे पर सर रखकर मेरी पत्नी मुझसे बातें कर रही थी कि हमारी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां थीं वो सारी की सारी ख़त्म हो गईं। अब हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियां हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ हमेशा इसी तरह से रहे। आपने घर में सब कुछ मौजूद कर दिया, मेरे काफ़ी सारे जेवर भी बनवा दिए, घर में हमेशा राशन भी भरा रहता है। क्यों ना हमें एक अब ऐसी बी लगवा लेना चाहिए। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दिया करो। उसने मुझे थैंक यू बोला। फिर बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि आजकल हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा चोरियां बढ़ गई हैं। हर कोई कहता है कि किसी का वॉलेट चोरी हो गया, किसी के घर से जेवर चोरी हो गए, किसी के घर से पैसे चोरी हो गए। मैं तो कहती हूँ
कि हमें अपने घर में कैमरे लगवा लेने चाहिए, कहीं हमारे घर में भी चोरी ना हो जाए। नीलिमा की बात सुनकर मेरा चेहरा फर्क पड़ गया और मेरी समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या कहूँ। फिलहाल तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं कैमरा लगवा दूंगा। जिस पर वो खामोश हो गई थी। अब मेरी आदत बहुत बदल चुकी थी। मेरे पास जैसे ही पैसे खत्म होते, मैं चोरी करने के लिए कोई नया घर तलाश करता और प्लानिंग बनाता कि किस तरह से चोरी करनी है, और बस इस तरह कभी किसी के घर में चोरी कर ली तो कभी किसी मोहल्लेदार के साथ गले लगने में उसका वॉलेट निकाल लिया तो कभी मोबाइल। अभी तक किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ था, क्योंकि मैं मोहल्ले का शुरू से ही सबसे शरीफ इंसान रहा था, जिसे मोहल्ले के लगभग सारे ही लोग अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन हर मोहल्लेदार बढ़ती हुई चोरियों से परेशान था। मेरी पत्नी भी हैरान होती थी कि अचानक मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा भी कौन सा गेम है जिसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे हो रहा है। मगर मैं हर बार अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया करता था, लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता था। उस दिन मेरी पत्नी ने चोरी के जेवर जब मेरे पास देखे तो वो हैरान होकर मुझसे सवाल करने लगी, आशीष, ये इतने सारे जेवर। मैं उसे झूठ बोलने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर अपनी पत्नी के सामने मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल सका और मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि हालात से तंग आकर मैं चोरी करने पर उतर आया हूँ। उसने कहा कि मुझे शक तो आप पर पहले से ही हो रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि ये सब मेरा वहम है। आप जितने पैसे घर में ला रहे हैं, आपने घर में इस तरह से हर सुविधा मौजूद कर दी है। उस हिसाब से मुझे यही लगता था कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन मैं आप पर विश्वास करती थी। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप लोगों का भरोसा तोड़ रहे हो। मोहल्ले के लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं। आपको पता भी है कि अगर आप पकड़े गए तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं अपनी पत्नी की बातें सुनकर शर्मिंदा हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करता? मुझे यही सब ठीक लगा, सो मैंने ऐसा ही कर लिया। मैं उसके सामने रोने लगा था। मेरी पत्नी ने कहा कि चलिए, ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ आपने मजबूर होकर किया, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि अब आइंदा आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे पास जो है हम उसमें ही खुश हैं। बुरा समय आएगा तो उससे मिलकर लड़ लेंगे, लेकिन आप कभी कोई गलत कदम उठाने के बारे में भी आप नहीं सोचेंगे। वक्त के तौर पर तो अपनी पत्नी के समझाने के लिए और खामोश करवाने के लिए मैंने उससे वादा कर लिया था कि ठीक है, मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अब अपनी आदतों से मजबूर हो चुका था। उसी दौरान एक दिन मेरे पास एक अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आई। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव करके बात की, एक लड़की बोल रही थी। उसने कहा कि सर, आप आशीष खुराना बोल रहे हैं। मैंने कहा कि जी। तो उसने कहा कि 3 महीने पहले आपने जिस नौकरी के लिए अप्लाई किया था, वहाँ एक पोस्ट खाली है। वहाँ आपको उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। कल आप आकर सर से मीटिंग कर सकते हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मुझे नौकरी लगने की कोई खुशी नहीं हुई थी। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी थी, जहाँ मुझे एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल रही थी। मैं जानता था कि मैं रोज दिन रात मेहनत करूंगा, तब जाकर 60 से 70 हज़ार की सैलरी घर आएगी, लेकिन एक चोरी करने पर पूरे 1 महीने तक उसका फ़ायदा उठाता हूँ। मुझे भी अब चोरी करने की लत लग चुकी थी। हमारे घर से 4 घर छोड़ने के बाद विकास जी का घर था, जिनकी पत्नी मेरी पत्नी को बहुत अच्छे से जानती थी और उनका हमारे घर में आना जाना भी बहुत था। बातों ही बातों में मेरी पत्नी ने बताया कि अगले हफ्ते उनके 2 बेटों की शादी है। उनके यहाँ से हमारा इनविटेशन आया है। मैंने सोचा कि घर में शादी है तो बहू के लिए जेवर भी ज़रूर खरीदा होगा। शादी भी अगले हफ्ते में ही है। ज़रूर विकास जी ने बैंक से निकालकर जेवर अब अपने घर में रख ली होंगे, तो क्यों ना एक बार वहाँ चोरी की जाए। ये सब सोचते हुए मेरे चेहरे पर एक शातिर आना मुस्कुराहट आ गई थी। जैसा कि मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, इसलिए मैंने उसके गहरी नींद में सोने का इंतज़ार किया और सारी तैयारी के साथ विकास जी के घर में चोरी करने के लिए चला गया। मैं जानता था कि उनके घर में कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए शादी वाला घर था। घर में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था, इसलिए घर के सारे लोग देर से ही सही मगर गहरी नींद में सो गए थे। जैसे ही मैं उनके घर में पहुंचा तो समझ नहीं आया कि उन्होंने अपने घर की बहू के जेवरात कहाँ पर रखे हुए हैं, मगर कड़ी मेहनत के बावजूद मैं अपने काम में कामयाब रहा।
मेरे हाथ ज्यादा कुछ तो नहीं आया, 2 सोने के सेट हाथ लग गए थे। यही मेरे लिए बहुत थे, जिसे मैं खामोशी से लेकर आ गया। लेकिन मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था। जब मैं विकास जी के घर की खिड़की से छलांग मारकर नीचे कूदा तो मेरी कलाई में चोट लग गई थी। अगली सुबह जब मेरी पत्नी किचन में काम कर रही थी और मैं फ्रिज से ठंडा पानी निकालने के लिए गया तो मेरी पत्नी ने कहा कि विकास जी के यहाँ चोरी हुई है। मैंने एक नज़र पलटकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि पूरे मोहल्ले में चोरी का हंगामा मचा हुआ था। मेरी पत्नी दोनों हाथ बांधकर खड़ी हुई थी और मेरी तरफ देख रही थी। उसने कहा, आशीष, चोरी आपने ही की है ना? मैंने कहा कि नहीं नहीं। मैं उससे नज़रें चुराने लगा। वो कहने लगी कि मैं सब समझती हूँ, ये चोरी आपने ही की है। मैं अभी भी उसे नज़रअंदाज कर रहा था जब वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप मुझसे नज़रें क्यों नहीं मिलाते? आखिर आपका लालच पूरा क्यों नहीं हो रहा? पहले ही आप काफ़ी घरों में चोरियां कर चुके हो, आप पकड़े नहीं गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार बचते रहोगे। इतनी ही देर में उसकी नज़र मेरी कलाई पर पड़ गई। उसने कहा कि आपकी कलाई पर क्या हुआ? मैंने उस पर भी कहा कि कुछ नहीं हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि आशीष, आपको पता है कि आज सुबह क्या हुआ? मैंने चौंक कर अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो कहने लगी कि आप जानते हैं, विकास जी एक रिटायर्ड ऑफिसर है। उनकी पत्नी सर पकड़ पकड़ कर रो रही थी। उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जब विकास जी की पत्नी रो रही थी, ना तो चोर को बड़ी बद्दुआ दे रही थी कि वो सैड मेरे पति की कमाई के थे, उनकी मेहनत की कमाई के। उन्होंने अपने बेटों की शादी के लिए बड़ी मेहनत से सेट के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और ये जेवर जो आपने चोरी किए हैं वो कई साल पुराने हैं, जिनको खरीदकर उन्होंने अपने बच्चों के लिए बड़े अरमानों से उनकी शादियों के लिए रख दिए थे। वो बुरी तरह से रो रही थी और कह रही थी कि जिसने भी हमारे घर में चोरी की है, ऊपर वाला उसको कभी खुशी ना दिखाए और उसका सारा चैन और सुकून बर्बाद हो जाए। ना जाने क्यों नीलिमा के कहे एक एक शब्द को सुनकर मेरे दिल को एक तकलीफ सी होने लगी थी। नीलिमा ने कहा कि मुझे डर लगता है आशीष, कहीं आपका ये लालच हमारे लिए नुकसानदेह साबित ना हो। आपने मजबूरी में चोरी की समझ आता है, लेकिन आपके पास अब एक नौकरी का ऑफर है। आप चाहें तो वहां जाकर नौकरी कर सकते हैं। घर में अब किसी चीज की कमी नहीं है, मगर आपने तो चोरी को लालच में आकर अपनी आदत ही बना लिया। मुझे शर्म आती है आप पर आशीष। आपके माता पिता जो कभी इस मोहल्ले में गर्व से सिर उठाकर चलते थे, जिनकी ये पूरा मोहल्ला इज्जत करता था, आज आप चाहते हैं कि आपकी सच्चाई जब लोगों के सामने आए तो उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचे कि आपको अच्छा लगेगा। आशीष, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज सुबह जिस तरह से पूरे मोहल्ले के सामने विकास जी की पत्नी चोरी करने वाले चोर को कोस रही थी और उसे बद्दुआ दे रही थी, तब ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी बद्दुआ हमें न लग जाए। आपके किए की सजा मुझे और हमारे बेटे को ना भुगतनी पड़े। आशीष, कम से कम मेरा और अंश का तो ख्याल कीजिए। उसके बाद नीलिमा इतना कहकर किचन से निकल गई, लेकिन मैं वहीं पत्थर बनकर खड़ा रह गया था। विकास जी की पत्नी की बद्दुआ और भी न जाने कितने लोगों के यहाँ में चोरी कर चुका था। पता नहीं कितने लोगों की बद्दुआ अब तक मुझे लग चुकी होगी। न जाने क्यों बद्दुआ वाली बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मेरा दिल बोझल हो गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने जब विकास जी के घर के चुराए गए जेवर अपने हाथों में लिए तो मुझे उनकी पत्नी का रोना और उनकी दी हुई बद्दुआ याद आने लगी। ना जाने क्यों इस जेवर को बेचने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं कर रही थी। उसका कहा गया एक एक शब्द मेरे दिमाग में घूम रहा था कि अगर उनकी बद्दुआ हमें लग गई तो क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा। मैं सारा दिन घर से बाहर नहीं निकला था। सारा दिन मैंने खुद को कमरे में कैद कर लिया। मेरा दिल बेचैन था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा दिन निकल गया और रात हो चुकी थी। फिर मैं बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। शायद मैं नींद में था या शायद कोई सपना देख रहा था। बस मैं बेखबर था। अचानक मुझे अपनी पत्नी की चीख सुनाई दी। वो मुझे झंझोड़ रही थी। आशीष, आशीष, उठो, देखो हमारा बेटा सांस नहीं ले रहा। मैं एक झटके से उठा। उसकी आंखों में मुझे खौफ नजर आ रहा था और फिर मैंने अपने बेटे की तरफ देखा जो मेरी पत्नी की गोद में था। उसके हाथ नीले पड़ चुके थे, चेहरा पीला हो गया था और उसकी आंखें बंद थीं। मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बड़बड़ाने लगा। पागलों की तरह बेटे को गोद में लेकर उठा लिया।
उसकी नाजुक गर्दन मेरी बाहों में लटक गई। मैंने कहा, अंश बेटा उठो, आंखें खोलो। मेरी पत्नी रो रही थी, चीखें मार रही थी और मैं कुछ नहीं सुन पा रहा था। मेरा बेटा, जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो मेरी मजबूरी की दलील बना, मेरे पापों की वजह बना, वह अब मेरे सामने बेजान पड़ा हुआ था। मैंने उसे फर्श पर रखकर अपने कपड़ों से उसका चेहरा साफ किया और हाथ उठा दिया कि भगवान, ये आपने क्या किया? आपने तो मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मैं तो सिर्फ जिंदा रहना चाहता था, अपने बेटे और अपने परिवार को सारी खुशियां देना चाहता था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा कि ये मेरी सजा है जो मेरे बेटे को भुगतनी पड़ रही है। मैंने जो रास्ता चुना उसके लिए ऊपर वाला मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी मजबूरी का फायदा उठाकर अपने लालच को बढ़ावा दिया। तभी मेरी पत्नी मेरे पास आई और कहने लगी कि देखो, तुम्हारे लालच ने हमारे बेटे की जान ले ली। तुम्हारी गलती की सजा इसको मिल गई। चोरी करना पाप है, चोरी के पैसों से और दूसरों की ज़रूरतों को उजाड़ कर। तुम अपनी ज़रूरतें पूरी करने चले थे ना? अब देख लो कि क्या अंजाम हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था और फूट फूट कर रो रहा था कि मैं अपने बच्चे का पेट भरने के लिए जो गलत काम कर रहा था, वो अब मेरे बेटे के लिए जहर बन गया। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया, उसे अपने गले से लगा लिया। मैं चाहता था कि वो आंखें खोल दे, मगर वो तो बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ था। उसका शरीर मुर्दा हो गया था। मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था और बार बार ऊपर वाले से कह रहा था कि मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को क्यों दी? मेरी गलती की सज़ा मुझे देनी चाहिए थी। प्लीज़ मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो और मुझे अपने पास बुला लो। बस एक बार मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। मगर आसमान खामोश पड़ा हुआ था। वक्त जैसे कहीं रुक गया था। मेरी पत्नी ने भी अब रोना बंद कर दिया था। वो बस खामोश बैठी थी, बेटे को देख रही थी, जैसे यकीन न कर पा रही हो कि ये वही बच्चा है जो कल तक हंस रहा था, खेल रहा था, आज इसका शरीर मिट्टी बन गया। मेरी गलती, मैंने जो चुना, उसका नतीजा मेरी आंखों के सामने था। मेरी पत्नी मेरे बेटे के बालों में हाथ फेर रही थी। मैं बार बार भगवान से माफ़ी मांग रहा था कि बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। ये वो सदमा था जो मेरी हड्डियों में उतर गया था और शायद यही सदमा मेरी आखिरी उम्मीद बनने वाला था। सारी रात मैं अपने बेटे को सीने से लगाकर ठंडी ज़मीन पर बैठा रहा। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और होठों से माफ़ी। मैंने कहा कि अंश बेटा, एक बार अपनी आंखें खोलो, बस एक बार। मैं बार बार यही बात कह रहा था कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। फिर ना जाने कब आंगन की ज़मीन पर ही मेरी आंख लग गई थी। मेरा बेटा मेरी गोद में ही था। मेरा चेहरा मेरे आंसुओं से भीगा हुआ था और दिल में वो बोझ जिसने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया था। और जब आंख खुली तो देखा कि मेरा बेटा मेरी गोद में रो रहा है। उसकी नन्ही सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो जैसे कोई मीठे सुर मेरे कानों से टकरा गए। मैंने एक ही झटके से अपनी आंखें खोलीं और मैं सीधा हुआ। सामने देखा तो मेरा बेटा मेरे बराबर में लेटा हुआ था, जिंदा था। पूरी तरह से उसके हाथ पैर हिल रहे थे। उसकी गर्म सांसों की आवाज़ मुझे महसूस हो रही थी। मेरी पत्नी जल्दी से मेरे करीब आई और बेटे को गोद में ले लिया। कहने लगी कि आशीष, आपको क्या हो गया? रात को आप में सो गए थे, बेटे को भी गोद में ले लिया था, खुद भी कांप रहे थे, आप ठीक तो है ना? मैंने खामोशी से अंश की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और वो रो रहा था जैसे उसे भूख लगी हो, जैसे ये दुनिया उसे दोबारा से वेलकम कह रही हो। मेरे होठों से कोई आवाज़ ना निकली और आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू किसी शौक के नहीं थे बल्कि शुक्र के थे। मैंने कहा कि मेरा बेटा जिंदा है। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने नीलिमा से पूछा तो उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। कहने लगी, आशीष, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। शायद आप रात कोई सपना देख रहे थे इसलिए डर गए। जब मैं बाहर आई तो आप नींद में भी रो रहे थे। मैंने फौरन अपने हाथों से चेहरे को छुआ, वहीं पसीना, वहीं आंसू, मगर दिल अब कुछ और था कि ये सब एक सपना था। ये तकलीफ, ये सदमा, वो ठंडी ज़मीन कोई मामूली सीख नहीं थी। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा जो अंश को दूध पिला रही थी। उसके चेहरे पर चमकता हुआ सुकून और चेहरे पर एक माँ का भरोसा। मैं बस हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। मैं जो गलत रास्ते पर भटक गया था, अब मुझे सीख मिल गई थी
कि दूसरों का हक मारकर हम कभी अपना भरण पूर्ण नहीं कर सकते। मुझे ऊपर वाले ने एक मौका दिया, एक मोहलत दी, एक इशारा, मैंने हाथ फैलाया, प्रार्थना की, लेकिन साथ ही लोगों के घरों में चोरी भी की, उनकी मेहनत की कमाई को चुरा लिया। मैंने सुकून की सांस ली, क्योंकि कभी कभी सपने हकीकत से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और कभी वो हमें ऐसा सबक दे जाते हैं। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज के बाद कभी कोई पाप नहीं करूँगा, हमेशा अपने माता पिता के सिखाए हुए रास्ते पर चलूँगा। उन्होंने हमेशा मुझे ईमानदारी और भलाई का पाठ पढ़ाया था, लेकिन मैंने क्या किया? उनकी परवरिश का गलत फ़ायदा उठाया। मेरी पत्नी सही कहती थी कि अगर मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि मैं चोर हूं तो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। उसके बाद मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी और मेरे बेटे का क्या होता? और मेरे माता पिता की इज्जत, जो इस मोहल्ले का हर इंसान करता था, उसकी भी धज्जियां उड़ जाती। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी की गई गलती को सुधारूंगा। मैंने अपनी पत्नी को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिस पर मेरी पत्नी ने कहा कि ऊपर वाले ने आपको एक इशारा दिया है कि आपको गलत काम छोड़ देना चाहिए। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। विकास जी के यहाँ शादी आ गई थी। वो लोग बहुत परेशान थे। मुझे अब क्या करना था? मैंने सोच लिया था, मैं चाहता तो उनके घर जाकर चोरी चुपके उनके सारे जेवर वापस रखा था, लेकिन उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करवा दी थी और अब पुलिस चोर को पकड़ने के लिए मोहल्ले के चप्पे चप्पे पर घूम रही थी। शादी तो विकास जी के यहाँ जैसे तैसे होनी ही थी। उस शादी में हम दोनों पति पत्नी को भी इनवाइट किया गया था। मैंने वो जेवर खामोशी से एक छोटे से बैग में रखे और शादी वाले दिन जहाँ विकास जी बैठे हुए थे, खामोशी से वो बैग वहाँ पर रखकर मैं वहाँ से वापस आ गया था। जब लोगों की नज़र उस बैग पर गई और उसे खोलकर देखा गया तो विकास जी और उनका परिवार हैरान रह गया था कि ये तो वही जेवर थे जो उनके घर से चोरी हुए। उन्होंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। उनकी बहुओं को उनका हक मिल गया। ऐसा करने के बाद मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला था, क्योंकि अब वो अपने बेटे की शादी खुशी खुशी कर सके थे। जिस शादी की उन्हें बहुत खुशी थी, वो शादी चोरी होने की वजह से उदासी का कारण बन गई थी, लेकिन जेवर मिलने पर सब लोग खुशी खुशी शादी अटेंड कर सके थे। मैंने ऊपर वाले से माफ़ी मांगने के साथ साथ खुद से भी वादा किया था कि चाहे जितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाएं, मैं कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। जिस नौकरी के लिए मुझे कॉल आई थी, मैं वहां गया तो था, लेकिन मेरे दिल में कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे जॉब की कॉल तो 1 महीने पहले आई थी, जिस पर मैंने चोरी की वजह से ध्यान नहीं दिया। शायद अब मुझे उस पोस्ट की नौकरी नहीं मिल सकेगी, लेकिन जैसे ही मैं कंपनी पहुंचा तो मुझे पता चला कि अभी तक उस पोस्ट के लिए किसी को नौकरी नहीं दी गई। मेरी खुशी के तो ठिकाने नहीं रहे थे और फिर मुझे वहां नौकरी दे दी गई। मोहल्ले के लोग भी अब सुकून से थे कि मोहल्ले में अब चोरियां होनी बंद हो गईं, लेकिन चोर का कभी किसी को पता नहीं चल सका। मेरी पत्नी, जिसकी प्रार्थनाएं हमेशा मेरे साथ रही थी, वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना किया करती थी कि उसके पति की इज्जत पर कभी कोई आंच न आए। मैंने पहली बार समझा था कि ऊपर वाले की तरफ से मिलने वाला इशारा कितना सख्त होता है और कितना मेहरबान। आज मैं इज्जत, ईमानदारी और मेहनत के साथ इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। मेरा परिवार भी बहुत खुश है, बेटा भी बिल्कुल ठीक है, घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है और सब लोग जैसे मेरी इज्जत किया करते थे बिल्कुल वैसे ही करते हैं। मगर मैंने जान लिया है कि गलत काम करने से कभी दिल को सुकून नहीं आता। हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हम बेझिझक और बिना डरे लोगों का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी नीयत गलत होती है तब हम लोगों का सामना करने से भी डरते हैं। इस बात को लगभग 60 साल गुजर चुके हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कभी भी मजबूरी और परेशानियों से हारकर कोई गलत कदम मत उठाना। हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करना, उस पर भरोसा रखना और खुद को ईमानदारी वाला काम करने के लिए कदम उठाना, न कि कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करना, वरना सारी जिंदगी आप लोग बेचैन रहेंगे और आपको वो खुशी नसीब नहीं हो सकेगी जो एक इंसान को दिल से सुकून देती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।